और बिहार की सियासत में आज का दिन बड़ा दिन है, अहम दिन है। मुकेश सहनी अगले महज 3 घंटे में तय करेंगे अपना अगला कदम। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव खबर कि मुकेश सहनी की 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस टलने के बाद फिर से हलचल बढ़ गई है। अंदर खेमे से सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि कांग्रेस आरजेडी से सहनी की जो बातचीत होगी, आखिरी दौर की ये बातचीत है और साथ ही बात नहीं बनी तो गठबंधन छोड़ सकते हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को शर्तों के साथ दरअसल 22 सीटों का ऑफर दिया गया है। 22 में 8 सीटों पर संबल वीआईपी का कैंडिडेट और साथ ही कांग्रेस जो है आरजेडी का जो कैंडिडेट है वो यहां पर उतरेगा। फॉर्मूले में कांग्रेस के खाते में 4 सीटें वीआईपी को मिलेंगी और साथ ही सूत्रों के लिहाज से जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके लिहाज से वास्तव में सहनी की जो पार्टी है 14 सीटें उन्हें मिलेंगी, जिन पर उम्मीदवार और सिंबल दोनों ही यानी कि जो चेन है वो वीआईपी के होंगे। जबकि बाकी की 8 सीटों का जिक्र करें तो उस पर सिंबल को वीआईपी का होगा, लेकिन उम्मीदवार कांग्रेस और आरजेडी से होंगे। इसके अलावा भी कांग्रेस अपने खाते ही 4 और सीटें सहनी को देने को तैयार है। तो ये कुछ इस तरह से सियासी गणित का समीकरण सामने तो आ रहा है, लेकिन ये समीकरण आखिर कितना सटीक बैठेगा और मुकेश सहनी की आगे की रणनीति देखिए बहुत कुछ बिहार की सियासत में महागठबंधन की इस तस्वीर को बनाती हुई, बिगाड़ती हुई नजर आएगी। अरुण सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, अगले 3 घंटे कितने खास बिहार की सियासत के लहजे से? देखिए, बातचीत के क्रम में एक वक्त ऐसा भी आया था जब मुकेश सहनी ने गठबंधन तोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर तेजस्वी यादव के यहाँ से उनको फोन आया और उनसे कहा गया कि आप 12 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको थोड़ा और टाल दीजिए। तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त हो गया है 4 बजे। 4 बजे यह तय हो जाएगा कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के जो सर्वा हैं वो महागठबंधन का हिस्सा रहते हैं या नहीं रहते। उसकी वजह क्या है कि कुल 22 सीटें देने की बात हुई थी, लेकिन 22 सीटों में पेच है। पेच ये है कि 22 में से 8 सीटें यानी 4 सीटें आरजेडी और 4 सीटें कांग्रेस, उन दोनों के नेता लड़ेंगे, लेकिन वीआईपी के सिंबल पर यानी मुकेश सहनी की पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन 4 नेता आरजेडी के और 4 कांग्रेस के लड़ेंगे। इस तरह से कुल सीटें उनके पास बचती हैं 14, लेकिन उन 14 में भी पेच है क्योंकि 4 सीटें आरजेडी ने कहा है कांग्रेस को कि आप दीजिए इनको। तो अगर कांग्रेस 4 सीटें देती है मुकेश सहनी को तो उसकी संख्या 61 से घट के आ जाती है 57, और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि 60 से हम नीचे लड़ेंगे नहीं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आरजेडी की तरफ से अपनी सीटें मुकेश सहनी को देने की बात हुई थी। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि आरजेडी और सहनी के बीच बातचीत होनी थी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमको 61 सीटें चाहिए ही चाहिए। तो यही वजह है कि बीच में मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं महागठबंधन के लिए। हालांकि जो सूत्रों की जानकारी और जो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि शीर्ष स्तर पर बातचीत चल रही है, राहुल गांधी से बातचीत हो गई है, तेजस्वी यादव से बातचीत हो रही, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। तो अगर हल निकल गया तब तो ठीक, वरना 4 बजे मुकेश सहनी फाइनल फैसला बता देंगे। तो यानी कि 4 बजे का वो इंतजार यहां पर करना ही होगा। लेकिन अरुण, इस बीच में जो एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज यहां पर बार बार कह रहे थे कि हमारी सीट शेयरिंग हो गई वक्त पर, हमारे कैंडिडेट्स के नाम सामने आ गए, हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट यहां पर सामने आ गई, सारी कमान कर दी, और वो महागठबंधन जो लगातार हम पर तंज कस रहा था, हमें कटघरे में खड़ा कर रहा था, वो तो खुद ही सारी पेच में फंसा हुआ है। तारीखों का ऐलान, नतीजों का ऐलान, आपको लगता है कि जो अभी तस्वीर नजर आएगी वो मजबूती कम और मजबूरी ज्यादा हो सकती है? देखिए, महागठबंधन की बात करिए, एनडीए की बात करिए, बिहार में दोनों में आखिरी समय तक मुश्किल रही है। वहां पर भी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को आखिरी समय में आपने उनके राज्यसभा की सीट रिटेन करने और एक एमएलसी देने की बात कही, तब जाके वो माने। वो बार बार दिल्ली चले जाते थे, बार बार रूठ जाते थे। तो ये दोनों तरफ मुश्किल है, महागठबंधन में भी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए ने अब प्रचार की शुरुआत कर दी है। सारे बड़े जो उनके चेहरे हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक, सब अब बिहार में डेरा डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करिए, तेजस्वी यादव की बात करिए, अभी सिंबल बांटने की प्रक्रिया ही चल रही है, अभी सीटों को लेकर के ही खींचतान चल रही। तो जरूर एनडीए इस मामले में आगे है कि उसके मुख्यमंत्री हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार को नाप रहे हैं, नामांकन करा रहे हैं, सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो। जबकि राघोपुर से नामांकन तो तेजस्वी ने खुद कर दिया, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अभी भी सिंबल कोई ले रहा है, कोई सिंबल लेकर अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जा रहा है, कोई किसी की सीट ही क्लियर अभी नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल महागठबंधन के सामने तो जरूर चाहेंगे। मुकेश सहनी अब क्या फैसला ले सकते हैं? अगर वो मान जाते हैं, बीच का कोई रास्ता निकल जाता है, तो फिर महागठबंधन की तस्वीर क्या नजर आएगी? और अगर नहीं मान पाते हैं तो फिर आगे की राह कितनी मुश्किल हो सकती है? या फिर उनका जो रूठना है, उनकी ये नाराजगी है, क्या इसका खमियाजा नतीजों के तौर पर भी सामने आ सकता है? क्योंकि आप बिहार की सियासत में इस वक्त पूरे रमे हुए हैं, तो क्या तस्वीर फिलहाल नजर आती है इस खेमे से?
देखिए मुकेश सहनी के पास ना बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर बची नहीं। इस वजह क्या है कि बीजेपी ने और जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, और अगर मुकेश सहनी इधर से जाते हैं भी उधर हैं तो किन सीटों पर अपने उम्मीदवार वापस लेगी बीजेपी या फिर जेडीयू, तो मुश्किल बहुत हो जाएगी। फिर वहाँ वो बागी हो जाएंगे और उसके बाद फिर खेल खराब हो जाएगा एनडीए का। तो चूंकि एनडीए अब मुश्किल है कि मुकेश सहनी को वापस ले, उसकी वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर कम है। और जब बार्गेनिंग पावर कम अरुण आगे भी आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल जेडीयू ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी और दूसरी लिस्ट में देखिए 44 उम्मीदवारों के नाम मौजूद हैं। जेडीयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर ऐलान कर दिया है, यानी कि अब एक भी सीट नहीं बची है। जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया है। 37 पिछड़ा को टिकट यहां पर मिला है और 22 अति पिछड़ा को भी यहां पर टिकट हासिल हुआ है। वहीं पर 22 सवर्ण को भी टिकट मिले हैं और साथ ही अनुसूचित जाति को 15 टिकट यहां पर दिए गए हैं। एक अनुसूचित जनजाति को भी यहां पर टिकट हासिल हुआ है और कुल 13 महिलाओं को इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने का मौका दिया गया है। तो यानी कि एक एक सीट के वो नाम यहां पर सामने अब आ रहे हैं, आ चुके हैं, जो कि समीकरण के तौर पर अब बेहद खास है। और आप देखिए ये वो लिस्ट है बड़े बड़े शब्दों में जो जेडीयू की लिस्ट में सियासी समीकरणों को यहां पर बताती है। कुल उम्मीदवार जैसा कि हम जानते हैं 101 है, जिनमें से 13 महिला उम्मीदवारों को इस बार जगह मिली है। साथ ही देखिए मुस्लिम 4, यानी कि 4 मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। अति पिछड़ा वर्ग के 22 जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति का जिक्र करें तो इसकी संख्या यहां पर 15 तय की गई है। साथ ही साथ आप इस समीकरण को देखिए, ये सियासी समीकरण वो गणित है जिसमें पिछड़ा वर्ग को 37 कैंडिडेट्स यहां पर दिए गए हैं, सवर्ण को 22 मिले हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति का जिक्र करें तो एक कैंडिडेट यहां से भी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएगा। तो 101 का जो ये पूरा सियासी समीकरण है वो पूरी तरह से यहां पर साध लिया गया है इन पूरे आंकड़ों के जरिए। और आप देखिए इस बीच महाराष्ट्र की सियासत, इससे बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच तनाव बढ़ गया है। और इस मामले में यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस हाईकमान को बाकायदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के खिलाफ पत्र भी लिख दिया है। संजय राउत की शिकायत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को महाविकास आघाड़ी में शामिल करने के विरोध को लेकर की गई है। खबर है कि कांग्रेस हाईकमान संजय राउत के इस कदम से नाराज है और उसने हर्षवर्धन सबकाल का खुला समर्थन किया है। बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन सबकाल ने पहले ही संजय राउत को चिट्ठी लिखी थी जिसमें यह लिखा था कि राज ठाकरे पर चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। इसके बावजूद संजय राउत ने दिल्ली में शिकायत यहां पर भेज दी है। तो देखिए संजय राउत का यह खत कांग्रेस हाईकमान फिलहाल इससे नाराज बताया जा रहा है। और देखिए वही बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 6 महीने पहले जिसकी मौत को सामान्य यानी कि नेचुरल डेथ बताया गया था, वही केस मर्डर निकला। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत असल में उनके पति और सर्जन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने की थी। यह बहुत बड़ा खुलासा, बड़ी साजिश के तौर पर पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि डॉक्टर पति ने अपनी मेडिकल नॉलेज का गलत इस्तेमाल करा और अपनी पत्नी को प्रोपोफॉल नाम की तेज असरदार एनेस्थेटिक ड्रग्स इंजेक्शन में जहर देकर मौत के घाट उतार डाला। एक सोची समझी साजिश के तहत पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को मणिपाल से गिरफ्तार कर लिया। मामला हत्या के तहत दर्ज हो चुका है। वारदात अप्रैल 2025 की है जब कृतिका अपने पिता के घर रह रही थी और इसी दौरान आरोपी महेंद्र ने 2 दिन तक उन्हें आईवी इंजेक्शन दिए। इसके बाद 23 अप्रैल को उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां कृतिका को मृत घोषित कर दिया गया। कृतिका की बहन डॉक्टर निकिता रेड्डी ने ही शक जताया था और इस पूरे मामले को लेकर केस भी दर्ज करवाया था। और अब ये बड़ा खुलासा एफएसएल की रिपोर्ट के जरिए। Charge sheet has to be submitted. So the evidences which have been collected till now point out to the hand of the of his husband, of her husband, because he was the person who has bought the brought her to the hospital initially and had never complained of what happened and told that she was not in good health and she was undergoing treatment. But now we are seeing that the treatment which she was undergoing, she has been injected with sedatives. और देखिए इस घटना ने हर किसी को सख्ते में ला दिया है। सोचिए महज 6 महीने पहले डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कृतिका को एनेस्थेटिक ड्रग की ओवरडोज देकर किस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया और डॉक्टर महेंद्र ने अपने पेशे की जानकारी का गलत इस्तेमाल किया।
हत्या को नेचुरल डेथ में बदलने की कोशिश की, लेकिन परिवार को शक था, इसलिए जांच को आगे बढ़ाया गया, दायरा बढ़ाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि डॉक्टर कृतिका को घर पर ही आईवी की ड्रग के जरिए ड्रग दिया गया ताकि मौत सामान्य यहां पर लगे। और अब पुलिस ने आरोपी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया है और उन पर हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन एफएसएल की जो रिपोर्ट सामने आई उससे ये पूरी खबर सामने आ गई, पूरा खुलासा सामने आ गया कि जिसे एक सामान्य मौत दिखाने की कोशिश यहां पर डॉक्टर पति के जरिए की गई थी, वो असल में किस तरह से डॉक्टर कृतिका की हत्याकांड से कोसों दूर तक जुड़ी नहीं थी, क्योंकि हत्या की साजिश को तो सोची समझी प्लानिंग के तहत यहां पर अंजाम दिया गया था। ओवरडोज किस तरह से यहां पर दिया गया और उसके बाद हालत बिगड़ी, सामान्य सब कुछ लगे, नेचुरल लगे, इसलिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर कुछ वक्त बाद मौत हो गई। लेकिन कृतिका के परिवार को, उनकी बहन को शक था और यही शक जो है वो सीधे तौर पर डॉक्टर पति पर गई, जिसके बाद आखिरकार मणिपाल से गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है।